तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह हूँ। रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आपको याद होगा कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में एक एनकाउंटर हुआ था और इस एनकाउंटर को लेकर छोटे समेत तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े पक्ष विपक्ष वाले सवालिया निशान खड़े कर रहे थे। उनका कहना था कि एनकाउंटर पूरी तरीके से फर्जी है, गलत तरीके से मारा गया। हालांकि जिसको मारा गया उसको लेके किसी के मन में कोई संवेदना नहीं थी कि गलत आदमी को मार दिया, लेकिन बस एक सवाल था कि पुलिस वालों ने गलत तरीके से मारा, ज़बरदस्ती फेक एनकाउंटर किया। अगला कोई विरोध नहीं कर रहा था, इसके बावजूद उसको मारा गया। और ये एनकाउंटर था विकास दुबे का। वही विकास दुबे जिसने कानपुर में जेसीबी और तमाम चीज़ों को लगा के पहले सड़क ब्लॉक की। जो पुलिस वाले गिरफ्तार करने आए थे उसको फिल्मी अंदाज में गोलियों से भूना। न जाने कितने पुलिस वाले घायल हुए, 7 या 8 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई थी। इसी के जस्ट बाद ये भागता है, भागने के बाद अलग अलग जगहों पे जाता है और फिर उज्जैन में अपने आप को गिरफ्तार करवाता है। जैसे ही गिरफ्तार होता है उसके बाद यूपी पुलिस की गाड़ी जाती है। रास्ते में न जाने क्या होता है कि गाड़ी पलटती है। फिर ये कहा जाता है कि विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था और फिर उसका एनकाउंटर हो गया। इसको लेके काफ़ी सवाल उठे, अलग अलग तरीके से बात की गई। बहरहाल इससे पहले कि पत्रकार और मीडिया, न्यूज़ चैनल, अपोजिशन, देश की जनता इस घटना को भूलती, एक दूसरी घटना होती है। और इस घटना में अतीक अहमद के बेटे को उस तरीके से मारा गया। कहा गया है कि उसका भी एनकाउंटर हुआ है, उसने भी पलट के हमला करने की कोशिश की, पुलिस ने बचाव में गोली चलाई, उसमें मारा गया। इसके बाद फिर एक घटना निकल के सामने आई मंगेश यादव का। उसमें तो बहुत सारी बातें हुई। ये कहा गया कि मंगेश जो कि यादव था और बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यादव होने के नाते मंगेश यादव को मार दिया गया। पैटर्न सेम था कि भागने की कोशिश की, उसने गोली चलाई, इसने गोली चलाई, पुलिस वाले बच गए और मंगेश यादव मारा गया। इसी के 10 दिन बाद एक दूसरी खबर आती है अनुज प्रताप सिंह की। अनुज प्रताप सिंह को भी सेम तरीके से एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। पुलिस से जब पूछा गया तो पुलिस की अपनी एक थ्योरी थी कि अनुज प्रताप सिंह जब हम लोग को देखता है गोली चलाता है, इधर से हम लोग गोली चलाते हैं और फिर वो मारा गया। यानी पिछले 5-6 सालों में लगातार एनकाउंटर, और जितने भी एनकाउंटर चाहे सही चाहे गलत सब पे सवालिया निशान। और पूरे देश में एक कहावत होने लगी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की गाड़ियां बहुत पलटती हैं। अब ये तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश तक सीमित थी, तब तो ये कहा जा सकता था कि उत्तर प्रदेश की ही गाड़ियां पलटती हैं। लेकिन आज झारखंड में भी एक गाड़ी पलटती है और इस गाड़ी पलटने के बाद एक ऐसे गैंगस्टर का एनकाउंटर होता है जिसने 30 सालों में इतनी नाम, इतनी शोहरत को कमा लिया था कि उसके ऊपर 120 से ज़्यादा मुकदमे थे। लॉरेंस बिश्नोई को अपना भगवान, अपना गुरु मानता था, उन्हीं का अनुसरण करना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई जैसा बनना चाहता था, जेल में बैठ के अपना एक गैंग चलाना चाहता था, फेसबुक पे शोबाजी करता था और फिर उसका एनकाउंटर हो जाता है। तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन था जिसका एनकाउंटर झारखंड पुलिस ने किया। ये कौन था, इसकी कहानी क्या थी और लॉरेंस बिश्नोई से इसका क्या संबंध है। तो आज पूरी कहानी इसी शख्स की है जिसका नाम अमन साड़ू है। अमन कोई ऐसा नहीं था कि शुरू से ही गैंगस्टर था। लॉरेंस बिश्नोई की फैमिली जहाँ बड़ी अच्छी थी, करोड़ों की संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, वही अमन का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। झारखंड के पलामू के पास जहाँ लगती है बुढ़मू, यहीं पे इसका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद कुछ दिन तक इसके दादा, इसके पिता वहीं पे रह के खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये अपने पिताजी के साथ दूसरी जगह के शिफ्ट हो जाता है। इसके पिता एक अच्छे रोजगार के चक्कर में इसको लेके आते हैं। घर वालों की एक उम्मीद थी कि अगर अमन कुछ पढ़ लिख लेगा, कुछ बन जाएगा तो शायद चीज़ें बड़ी आसान होंगी। जो गरीबी, जो गुर्बत हम लोग देख रहे हैं वो चीज़ें मेरा बेटा नहीं देखेगा, मेरा भी बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाएगा। इसी उम्मीद में अमन के माँ बाप इसको लेके दूसरी जगह जाते हैं। वहीं पे इसकी पढ़ाई शुरू होती है। पढ़ने लिखने में भी ठीक था। हाई स्कूल में इसके लगभग 78% थे। उसके बाद इसने इंटरमीडिएट यानी 12th का एग्ज़ाम दिया।
उसमें भी इसके ठीक ठाक लगभग 70+ % आ जाते हैं। घर वाले खुश थे कि चलो एक गरीब तबके का लड़का बिना किसी सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के ठीक ठाक नंबर ला रहा। उसके बाद अमन ने फैसला किया कि वो पॉलिटेक्निक करेगा। पॉलिटेक्निक करने के बाद वो ठीक ठाक नौकरी पा जाएगा, ज़िंदगी सेट हो जाएगी, जो एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली की इच्छा होती है। इसके बाद ये चला जाता है पंजाब। पंजाब में इसने आईटी से पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब की तलाश करता है, लेकिन इसी दौरान ये थोड़ा सा बहक जाता है। उस टाइम अलग अलग जगहों पे नई नई पार्टियां बन रही थी, और ये वही टाइम था साल 2014 का, जब जियो का सिम आया था। अब जियो का सिम आया, सिम आने के बाद तमाम चीज़ें काफ़ी सस्ती हुई 2014-15 के बाद। सस्ती होने की वजह से फ्री इंटरनेट, फ्री सोशल मीडिया, लोग बढ़ चढ़ के एक दूसरे से जुड़ने लगे। व्हाट्सअप भी उसी टाइम आया था। सब चीज़ें बड़ी नई नई लग रही थी। इधर मेटा ने भी नए नए फीचर दिए थे। तो एक लग्जरियस लाइफ टिकटॉक भी आया था, उस पर गैंगस्टर वाले ऐड। ये तमाम चीज़ें लोगों को बड़ा आकर्षित करती थी। लोगों को लगता था कि यार ऐसी ज़िंदगी हो तो क्या दिक्कत। रियल लाइफ और रियल लाइफ है उसमें डिफरेंशिएट लोग नहीं कर पाते थे। और इसी चीज़ का इन्फ्लुएंस हुआ अमन के ऊपर। अमन कुछ अलग अलग पार्टियों के संपर्क में आता है। इसी दौरान जन मुक्ति मोर्चा एक पार्टी थी, ये इस पार्टी के इन्फ्लुएंस में आता है। आने के बाद उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। कई ऐसे लोग थे जो थोड़ा सा गुंडागर्दी करते थे, उनके भी संपर्क में आता है। आने के बाद अलग अलग कांड ये करता है। इसी दौरान साल 2015 में इसके ऊपर पहला केस दर्ज होता है। छुटपुटिया एक बदमाश था, इसके ऊपर पहला केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद पुलिस आती है, इसको पकड़ती है। पकड़ने के बाद हमारे देश की कचहरियों में कितनी जल्दी सज़ा मिलती है वो तो आपको पता ही है। मामला चलता रहा, ये जेल चला गया, पेशी होती रही। 7-8 महीने बाद इसने इधर उधर से जुगाड़ लगा के अपनी जमानत ले ली। लेकिन जब ये 7-8 महीने जेल में था, इसी दौरान इसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। उसी जेल में इसकी मुलाकात सुनीत और मयंक से होती है। ये दोनों गैंगस्टर हैं। इन दोनों से जब मुलाकात हुई और जेल में जब रंगबारी और रंगदारी दोनों देखी, ये परेशान हो गया कि यार उसी जेल में मैं भी आया हूँ, मुझे काम करना पड़ता है। नॉर्मल खाना जो पतली सी दाल, कंकड़ वाले चावल, बड़ी बड़ी रोटी। इधर सुजीत और मयंक में न जाने कौन सी बात है कि कैंटीन से स्पेशल खाना आता है, काम भी नहीं करना पड़ता। ये बंदा अपने हिसाब से कभी वॉलीबॉल खेलता, कभी बैडमिंटन खेलता। टीवी देखने आए तो रिमोट सब इसके हाथ में दे दें। तमाम लोग इसकी इज्जत कर रहे हैं, सब सलामी ठोक रहे हैं, जब चाहे जहाँ जा रहा। तो ये काफ़ी आकर्षित हुआ। इसने सुजीत और मयंक से बातचीत की कि भैया आप क्या करते हैं, आपकी ज़िंदगी कैसी है। अब ऐसे लोग फिर ऐसे लड़कों की तलाश में भी रहते हैं। उन्होंने इसके सर पे हाथ रखा। उसके बाद जुगाड़ बना, ये बाहर गया। बाहर जाने के बाद इसके दिमाग में एक फितूर आया कि क्यों ना इन लोगों से बड़ी एक गैंग बनाई जाए, और मैं कर सकता हूँ। इसके बाद इसने गैंग बनाना शुरू किया। बनाते हुए फिर इसने सोशल मीडिया पे अलग अलग पोस्ट डाले। किसी को गाली दे तो उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाले। आपस में लड़ाई झगड़ा और किसी को पीट दे तो फिर वो वीडियो भी सोशल मीडिया, फेसबुक पे पोस्ट हो। अच्छा, आसपास के लड़के जब ये चीज़ देखें तो देखने के बाद वो भी बड़े आकर्षित हों कि यार अमन भैया भी 20-22 साल के हैं, जिसको चाहते हैं उसको मार देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको धमका देते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि अमन भाई के खिलाफ चली जाए। लोग और आकर्षित होने लगे। सेम जैसे लॉरेंस बिश्नोई और उसके फॉलोअर्स लॉरेंस बिश्नोई को अपना भगवान मान के फॉलो करने लगते हैं, सेम तरीके से इधर अमन को भी फॉलो किया जाने लगा। धीरे धीरे जब फॉलोअर्स बढ़े और गैंग बढ़ा, इसने फिर रंगदारी और धमकाना शुरू किया। कभी किसी को धमका दे, और जहाँ का ये मामला है झारखंड में, वहाँ खनिज और तमाम चीज़ें बहुत मिलती हैं, तो उसके माफिया भी हैं। इसने भी हाथ आजमाया। आए दिन अब अलग अलग गैंग से इसकी लड़ाई होने लगी, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये वहाँ का गैंगस्टर बन गया। लगातार इधर उधर धमकी देना, लगातार जो विरोध करे उसको गोली मरवा देना, दबदबे के लिए पब्लिक प्लेस पे गोली मरवाना,
बाकायदा फेसबुक पेज पे उसकी जिम्मेदारी लेना, वक्त के साथ साथ फिर हथियार असलहे भी इसके पास ऑटोमेटिक आए। हथियारों के लिए कहते हैं कि ये कुछ टाइम तक नक्सलियों के भी कांटेक्ट में रहा, क्योंकि जिस हिसाब से रैकेट नक्सलियों का है इसका था नहीं, उनके पास लेटेस्ट वेपन होते हैं। तो फिर ये नक्सलियों के कांटेक्ट में गया, वहाँ से इतने हथियार इसको मिले कि इसका गैंग अब अच्छे तरीके से हथियार चलाने लगा। अब इसने सोशल मीडिया पे हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू की, कभी महंगी पिस्टल, कभी AK-56, कभी AK-47। ये तमाम चीज़ें जब वायरल हुई और पुलिस के पास गई, पुलिस ने अब इसके हाथों में जब AK-47 देखी, तब वो सही पहली बार एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने के बाद अब इसकी तलाश शुरू हुई, फिर इसको गिरफ्तार किया गया। बाद में फिर ये बाहर आया, 1-2 मर्डर इसने और करवाए, फिर गिरफ्तार हुआ, फिर बाहर आया। ये तमाम चीज़ें साल 2022 तक चली और साल 2022 तक इसके ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस हो गए। कहते हैं कि एक बार लॉरेंस बिश्नोई के कहने पे भी इसने एक गोली चलवाई थी और यहीं से इसका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गया था। वक्त के साथ साथ झारखंड में इसका बड़ा नाम हुआ, बड़े गैंगस्टर के तौर पे इसकी पहचान हुई। झारखंड पुलिस के लिए सरदर्द बन गया, चूँकि इसको पकड़ के भले ही साल 2022 में जेल में डाल दिया गया, लेकिन तब तक इसने अपना रैकेट इस कदर बना लिया था और इसने इतने पैसे कमा लिए थे कि झारखंड की जेलों में भी रह के बड़े आराम से मोबाइल फ़ोन के माध्यम से धमकी देता, जो इसका विरोध करता उसको गोली मरवा देता। अच्छा, पब्लिक प्लेस पे मरवाता ताकि लोग जाने कि अमन ने काम करवाया है। धीरे धीरे कनाडा में बैठे कुछ डॉन्स के भी ये संपर्क में आया, उनके लिए भी इसने काम उठाए और इसका ऐसे ही काम चलता रहा। तमाम चीज़ें इसके हिसाब से ही चलती रही। लेकिन कहते हैं ना कि दबंगई, गुंडागर्दी, माफिया, डॉन, गैंगस्टर, ये तमाम दुनिया एक लग्जरी प्रिजन है, यानी एक ऐसा पिंजड़ा जो भले ही बना सोने का हो लेकिन है पिंजड़ा। आपको कैद भी कर सकता है और पिंजड़े से बाहर निकले तो आप मारे भी जा सकते हैं, चाहे अपोजिशन वाले गैंग की गोली से और चाहे पुलिस की गोली से। सेम चीज़ इसके साथ हुई। आज इसके इनकाउंटर पे भले ही सवाल उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं वो आपको बताऊंगा आराम से, लेकिन इसका इनकाउंटर कैसे हुआ उसके बारे में पूरी कहानी सुनिए। दरअसल अलग अलग टाइम पे अब अलग अलग मामलों में ये नामजद है और अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस कई बार जेल में बैठे लोगों से ही पूछताछ करने के लिए उनको बाहर निकालती है, उनसे पूछताछ करती है, जिसे रिमांड मिलना कहते हैं। तो ऐसे ही पलामू पुलिस को रिमांड मिली थी कि जाओ जेल से और उसको बाहर लाओ। अब ये हुआ कितना बड़ा गैंगस्टर है, इसको कैसे बाहर लाया जाए, रास्ते में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो फिर ये हुआ कि ATS और STF के जो PK सिंह हैं उनको ये ड्यूटी दी जाए। PK सिंह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है पूरे झारखंड के। साल 2022 में इन्होंने अकेले जो मुथूट फाइनेंस है वहाँ पे एक बार कुछ डकैतों ने अटैक किया था, इन्होंने अकेले ही सबका इनकाउंटर किया था। यानी सामने से 4-6 लोग थे, उन्होंने गोली चलाई लेकिन ये बच गए और इनका निशाना इतना सटीक माना जाता है कि इन्होंने सबको ढेर कर दिया। 1-2 और मामलों में भी इन्होंने बढ़िया इनकाउंटर किया है, यानी ये पूरे झारखंड के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। ये ड्यूटी इनको मिली। उसके बाद स्कॉर्पियो लेके ये पहुँचते हैं जेल में। जेल में पहुँचने के बाद इसको रिसीव करते हैं अमन को। उसके बाद ये इनके कुछ सिपाही जैसे राकेश कुमार थे, ये तमाम लोग इसको लेके चलते हैं। चलने के बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अच्छा मीडिया के कैमरे भी थे चूँकि वहाँ के लिए बड़ा गैंगस्टर था। अचानक से मीडिया को रोक दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपको आगे नहीं जाना है। अब एक हाईवे है, मीडिया के गाड़ी और पुलिस का काफिला आगे पीछे चल रहा, मीडिया फॉलो कर रही है कि जैसे ही इसका रिमांड पुलिस के पास जाएगा हम सवाल पूछेंगे। अचानक से मीडिया को रोक दिया गया। थोड़ी देर बाद एक खबर आती है, कहा जाता है कि जो चैनपुर थाना है वहाँ पे अनहारी थोड़ा एक जगह है, इसी अनहारी के पास इनकाउंटर हो गया। अब मीडिया सन कि भाई 10 मिनट पहले ये बंदा हमारे सामने चल रहा था, इनकाउंटर कैसे हुआ? तब पुलिस ने अपनी कहानी बताई। पुलिस के हिसाब से इसको लेके जाया जा रहा था, इसी दौरान इसके गैंग वालों को जानकारी लग जाती है।
वो लोग घात लगा के बैठे थे पेड़ों के पीछे, नालियों में, पहाड़ियों के पास। और जैसे ही पुलिस की स्कॉर्पियो वहाँ पे पहुँचती है, अचानक से वो लोग बॉम्ब फेंक देते हैं। जैसे ही बॉम्ब फेंकते हैं, अचानक से धुआं उठता है। धुआं उठने की वजह से गाड़ी डिसबैलेंस होती है, उसके बाद स्कॉर्पियो पलट जाती है। जैसे स्कॉर्पियो पलटती है, उसके बाद फौरन जो अमन था, राकेश कुमार जो सिपाही थे, उनकी राइफल, इंसॉस राइफल को उठाता है। उठाने के बाद राकेश कुमार के ऊपर पॉइंट करता है, उसके बाद पीछे हटते हुए भागने लगता है। जैसे ही भागने लगता है, फिर इधर से पुलिस वाले रोकने की कोशिश करते हैं। उधर से अमन साहू फायरिंग करता है। राकेश कुमार की जांघ में गोली लगती है। अपने सिपाही को घायल होता देख और सामने से फायरिंग आते देख पीके सिंह काउंटर फायरिंग करते हैं और ये गोली सीधा जाके अमन को लगती है। अमन को गोली लगी, अमन ढेर हो गया। ढेर होने के बाद फिर 10 मिनट बाद मीडिया में खबर आ गई कि अमन का इनकाउंटर हो गया। अब इनकाउंटर हो गया, कोई अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन मीडिया सवाल उठा रही और अपोजिशन वाले भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल कई सारे, हालांकि ये सवाल मेरे नहीं है और किसी गैंगस्टर की मौत पे मुझे ज़्यादा तरस भी नहीं आता, वो किसी जाति किसी धर्म का हो। और कई बार कुछ कामों को सही करने के लिए रास्ता गलत अपनाया जाता है। ये इस देश में आदि नहीं अनादिकाल से होता रहा। सवाल ये उठाया कि अच्छे खासे रोड पे मीडिया को रोकने की जरूरत क्या थी। दूसरा सवाल ये उठाया गया कि जो पीके सिंह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, जिनको पुलिस में रखा ही इसलिए गया है कि ऐसे मौक़ों पे एनकाउंटर करके लोगों को मार के ढेर करें, जहाँ पे फायरिंग हो सकती है, जहाँ पे गैंगवार होता है, ऐसे मौक़ों पे पीके सिंह जाते हैं। तो फिर पीके सिंह को इस मामले में क्यों डाला गया। दूसरा सवाल ये उठा कि पुलिस अपने खुफिया रास्ते से लेके इस बंदे को जा रही थी। ऐसा कैसे हो गया कि पुलिस की जानकारी इसके गुर्गो तक पहुंच गई और गुर्गो ने सेम रास्ते पे फील्डिंग लगाई। जाने के कई रास्ते थे, पुलिस किधर से भी जा सकती थी, लेकिन सेम रास्ते पे पुलिस वालों के खिलाफ साजिश और बम कैसे फेंका गया, ये दूसरा सवाल है। मीडिया को क्यों रोका गया, ये तीसरा सवाल है। ये तमाम सवाल बहरहाल उठते रहेंगे, लेकिन असल सच्चाई यही है कि अमन जैसे लोग इस दुनिया में ना रहें तो ही अच्छा है। ह्यूमन राइट्स ज्ञान भले ही दे कि जेल क्यों बना है, कोर्ट क्यों बना है, कचहरियाँ क्यों बनी है। हम सभी जानते हैं कि इस देश में इतनी जनसंख्या है 140-150 करोड़ कि हम लोग नॉर्मल सज़ा के लिए सुधार नहीं लाएंगे। रेप होता है, आदमी को जेल डाल दिया जाता है, लेकिन रेप नहीं बंद हुए, क्योंकि हमारे देश में कोई ऐसी कड़ी सज़ा का प्रावधान या फिर त्वरित सज़ा का प्रावधान नहीं है। और यही वजह है कि इस देश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, गन कल्चर प्रमोट हो रहा। लोग ये भी जानते हैं कि हमको जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन जेल में जाने से पहले हम इतना कमा लेंगे कि जेल तो फिर हमारे लिए हमारे खुफिया बंकर होगा। अपने 10-5 गुर्गों को अंदर बुलाएंगे, 10-5 गुर्गों के साथ बढ़िया ताश, लूडो, दारू, मुर्गा, शराब, और कई बार तो मैंने ये भी सुना है कि लड़कियां वगैरह भी आती हैं शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में। तो तमाम लग्जरियस लाइफ चलती रहेगी, दिक्कत क्या है। तो ऐसी चीज़ों पे फिर सुधार आदमी कहाँ से लाएगा। उसको देख के 10 लोग और इंस्पायर होंगे, वो भी वही काम करेंगे और फिर ऐसी चीज़ें होगी। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी अमन के एनकाउंटर की। और अमन कौन था, उसकी कहानी क्या थी, इसको भी मैंने ठीक ठाक तरीके से आपको बताया है। बाकी इस केस में अगर कोई अपडेट आता है तो आपको कल फिर इस पूरी कहानी को आराम से सुनाऊंगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।